चूल्हे की रसोई वाली बहू से रोज रोज खाना मांग कर खाने वाला मोहल्ला। शारदा हाथ में आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी है और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। आओ आओ बहू, गृह प्रवेश करो। तुम्हारा इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब इस घर की खुशियां तुम्हारे हाथ में। राधा मुस्कुराती हुए अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाती है और कलश को धीरे से गिराकर घर के अंदर कदम रखती है। तभी प्रियंका कहती है, भाभी, मुझे तो आपके आने की दुगनी खुशी है। सच कहूँ तो मैं कब से वेट कर रही थी कि आप कब आओगी और हम ढेर सारी बातें करेंगे। ओए प्रियंका, तू अपनी एक्साइटमेंट थोड़ी कम कर। अभी भाभी थकी हुई है और तूने अभी से अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। भैया, आप तो अभी से जलने लगे। अभी तो भाभी ने घर में कदम ही रखा है और आपको इनसिक्योरिटी होने लगी। प्रियंका की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी रमेश कहता है, अरे भाई, तुम लोग घड़ी तो देखो, रात के 1 बज रहे हैं और तुम्हें तो पता है ना कि हमारी कॉलोनी की हेड कविता कितनी स्ट्रिक्ट है। अगर उसे जरा भी शोर सुनाई दिया तो वो सुबह होते ही यहाँ नोटिस लेकर आ जाएगी। इसलिए तुम लोग भी अब चुपचाप जाकर सो जाओ, बाकी बातें कल सुबह करेंगे। हाँ जी, सही कह रहे हैं। बहू भी बहुत थक गई होगी, उसे भी आराम करने दो। चलो सब आराम करो। शारदा के ऐसा कहने पर सभी लोग धीरे धीरे अपने कमरों की तरफ बढ़ जाते हैं और अगले दिन सुबह राधा तैयार होकर हॉल में वहां पहुंचती है। शारदा राधा को देखकर कहती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। प्रियंका, जाओ भाभी को रसोई दिखा दो, वो खाना बना लेगी। अब प्रियंका राधा को लेकर रसोई की तरफ जाती है और राधा से कहती है, आइए भाभी, मैं आपको हमारा हाईटेक किचन दिखाती हूँ। प्रियंका राधा को किचन में ले जाती है। किचन पूरी तरह से आधुनिक मशीनों से भरा हुआ है। माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक चिमनी, सैंडविच मेकर जैसी चीजें वहां रखी हैं। राधा उन सब चीजों को बड़े गौर से देखती है, फिर कहती है, प्रियंका, तुम्हें पता है कि मैं गांव से हूँ। वहाँ तो हम लोग मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। ये सब बिजली वाली चीजें मुझे थोड़ा डरा रही हैं। मुझे ये सब चलाना नहीं आता। तभी दादी सास धीरे धीरे चलते हुए किचन के पास आती हैं। उनके साथ शारदा भी है। राधा की बात सुनकर सविता कहती है, क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो रही हो? दादी माँ, मुझे इस गैस और बिजली के चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाऊं? मुझे उसी पर हाथ बैठा हुआ है। अरे भाई, अगर बहू अपनी पहली रसोई की रस्म मिट्टी के चूल्हे पर करना चाहती है तो ये तो हमारा शगुन होता है। पहले की बहुएं शगुन मिट्टी के चूल्हे पर ही किया करती थी। ये बहुत शुभ होता है। शारदा, इसे करने दो। माँ जी, आप कह तो सही रही, लेकिन हमारी कॉलोनी की हेड कविता बहुत सख्त है। वो धुआं और गंदगी बर्दाश्त नहीं करती। अगर उसने देखा कि हम आंगन में चूल्हा जला रहे तो वो बहुत बड़ा हंगामा कर देगी। अरे एक दिन में कुछ नहीं होता शारदा, शगुन की बात है। अगर बहू को इसी में खुशी मिल रही है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। बहू, अगर दादी माँ कह रही है तो तुम मिट्टी के चूल्हे पर ही बना लो। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। प्रियंका उसे आंगन में ले जाती है। आंगन के कोने में थोड़ी कच्ची मिट्टी पड़ी है। राधा उस मिट्टी को उठाती है और एक जगह रखकर गीला करती है। तभी सविता आंगन में आती है और कुर्सी लगाकर बैठ जाती है और बड़ी चाव से राधा को चूल्हा बनाते हुए देख रही है। राधा बहुत ही सफाई से मिट्टी और पानी को मिलाकर सुंदर सा चूल्हा तैयार करने लगती है। उसके हाथों की फुर्ती देखकर सविता हैरान रह जाती है और कहती है, बहू, तुम्हें तो बिल्कुल परफेक्ट मिट्टी का चूल्हा बनाना आता है। आजकल की बहुओं को ये सब कहाँ आता है। वो तो बस बटन दबाना जानती है। सच कहूँ तो अब तो चूल्हे के खाने का स्वाद ही खो गया है। हाँ दादी माँ, मुझे सिर्फ चूल्हा बनाना ही नहीं आता, बल्कि मैं इस पर खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। माँ कहती थी कि चूल्हे की आंच में एक अलग ही मिठास होती है जो गैस में कभी नहीं मिल सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने। पर बहू, मिट्टी के चूल्हे पर खाना जब तक मिट्टी के बर्तनों में ना बने तब तक असली मजा नहीं आता। काश हमारे पास मिट्टी की हांडी होती। तभी ससुर रमेश वहां पहुंचते हैं। वो उन दोनों की बातें सुनकर कहते हैं, अरे माँ, हमारे स्टोर रूम में तो अभी भी पुराने मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। अरे वाह, रुकिए पापा, मैं अभी निकाल कर लाती हूँ। भाभी, आज तो एकदम देसी स्टाइल में खाना बनेगा। प्रियंका स्टोर रूम की तरफ दौड़ती है और कुछ देर बाद धूल से सने हुए मिट्टी के बर्तन लेकर आती है। राधा उन बर्तनों को नमक और पानी लेकर रगड़ रगड़ कर साफ करने लगती है और कहती है, दादी माँ, आप देखिएगा, मैं आप सबको कितना टेस्टी खाना खिलाती हूँ। इन बर्तनों में जब दाल और सब्जी पकेगी तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जाएगी। रमेश स्टोर रूम से पुरानी लकड़ियां भी निकाल लाता है। राधा बहुत सलीके से चूल्हे में लकड़ियां लगाती है और आग जलाती है। शारदा भी वहां आकर बैठ जाती है और राधा को खाना बनाते हुए देखकर कहती है, वाह बहू, क्या खुशबू आ रही है। अभी तो सिर्फ मसाले भुन रहे हैं और अभी से मुंह में पानी आने लगा। सच में चूल्हे की बात ही कुछ और है। जैसे जैसे खाना पकने लगता है उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आंगन की दीवारों को पार करके बाहर सड़क पर पहुंचने लगती है। उसी समय मोहल्ले की 2 औरतें
माया और शीतल घर के सामने से गुजर रही होती हैं। वो अचानक रुक जाती हैं और बातें करने लगती हैं। शीतल, कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव के ढाबे के पास खड़े हो। हाँ माया, लगता है रमेश जी की नई बहू खाना बना रही है। और देखो उधर आंगन से धुआं उठ रहा है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही, सौंधी सौंधी। हाँ बहन, अब तो वो जमाना ही नहीं रहा जब हमें इतनी अच्छी खुशबू और खाना मिलता था। आजकल तो सब मिलावटी और मशीनी हो गया है। माया और शीतल बातें करते हुए चली जाती हैं, लेकिन उसी समय ऊपर की बालकनी में किरण और मीनल खड़ी होती हैं और वो धुएं को देखकर अपनी नाक सिकोड़कर बातें करती हैं। देखो जरा मीनल, ये रमेश जी के घर में क्या तमाशा चल रहा है। गांव से गंवार बहू ले आए हैं और अब हमारी कॉलोनी को भी ये लोग गंवारों की कॉलोनी बना देंगे। ये धुआं देखो कैसे मेरे घर की तरफ आ रहा है। तुम सही कह रही हो किरण, पिछली बार तो साफ सफाई के मामले में हमारी कॉलोनी को बेस्ट कॉलोनी का इनाम मिला था, लेकिन इन लोगों की वजह से तो मुझे लगता है कि हमारी कॉलोनी का नाम खराब हो जाएगा। यहाँ शहर के बीचों बीच चूल्हा जलाना कितनी शर्म की बात है। चारों तरफ राख और धुआं फैल रहा है। हमें हमारी हेड कविता को शिकायत करनी ही पड़ेगी, वो इन लोगों का इलाज करेगी। किरण और मीनल बातें करते हुए अंदर जाती हैं। इधर राधा ने बहुत ही प्यार से खाना तैयार कर लिया। वो सबको थालियों में खाना परोसती है। मिट्टी की हांडी की दाल, चूल्हे की बनी रोटियां और भुना हुआ भरता। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और खाना खाकर रमेश कहता है, वाह बहू वाह, मजा आ गया। भाई ऐसी दाल तो मैंने सालों से नहीं खाई। इसमें जो मिट्टी की सौंधी महक है वो किसी 5 स्टार होटल के खाने में भी नहीं मिल सकती। राधा, तुम तो सच में जादूगर हो। मुझे लगा था कि तुम पता नहीं कैसा खाना बनाओगी, पर तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो आज उंगलियां चाटते रह गया। मैंने कहा था ना शारदा, बहू के हाथ में हुनर है। आज मेरा मन तृप्त हो गया। सब लोग हंसते हैं और बातें करते खाना खाते हैं और राधा की तारीफों के पुल बांध देते हैं। पूरा दिन बीत जाता है। शाम के समय मोहल्ले की कुछ औरतें नई बहू से मिलने के लिए आती हैं। तब शारदा कहती है, आइए आइए, आप सबका स्वागत है। इनसे मिलिए, ये मेरी बहू राधा है। तुम्हारी बहू तो बहुत ही सुशील है शारदा। वैसे दोपहर में जब हम यहाँ से गुजरे थे तो तुम्हारे यहाँ से मिट्टी के चूल्हे की बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही थी। हाँ, मेरी बहू ने आज चूल्हे पर खाना बनाया। बैठिए, मैं आप सबको भी चखने के लिए देती हूँ। बहू जरा अंदर से वो खाना लेकर आना जो तुमने दोपहर में बनाया था। अब राधा अंदर जाती है और बची हुई सब्जी और रोटियां लेकर आती है। वो सबको थोड़ा थोड़ा खाना परोसती है। जैसी वो औरतें खाना चखती हैं, खाना खाकर माया कहती है, ओहो शारदा, तुम्हारी बहू तो हीरा है। इतना स्वादिष्ट खाना, आजकल तो ये स्वाद कहीं खो सा गया है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये शहर में रहकर हमें ऐसा खाना खाने को मिलेगा। सच में राधा बेटा, तुमने तो हमारा मन जीत लिया। औरतें राधा की बहुत तारीफ करती हैं और हंसते हंसते वहां से विदा होती हैं। अगले दिन सुबह दादी माँ राधा के पास आती हैं और कहती हैं, बहू, आज मेरा मन एक और दिन मिट्टी के चूल्हे का खाना खाने का है। तेरे दादाजी को ये खाना बहुत पसंद था और आज उनकी बहुत याद आ रही है। क्या बात है दादी माँ, आप आज इतनी उदास क्यों हैं? आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी बहू। वो हमेशा कहते थे कि चूल्हे की रोटी में जो प्यार होता है वो और कहीं नहीं। क्या तो उनकी याद में आज फिर से चूल्हा जला सकती? मैं उन्हें भोग लगाना चाहती हूँ। दादी माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो सोच रही थी कि मैं आज से चूल्हा बंद कर दूंगी, पर आपके लिए मैं आज जरूर बनाऊंगी। और आज मैं कुछ खास डिशेस बनाऊंगी जो दादाजी को पसंद थी। राधा फिर से आंगन में चूल्हा जलाने की तैयारी शुरू कर देती है। वो अलग अलग तरह की सब्जियां और पकवान बनाने की योजना बनाती है। धुएं की खुशबू फिर से कॉलोनी में फैलने लगती है। तभी सड़क पर शर्मा जी और उनकी पत्नी बाजार से झोले लेकर आ रहे होते हैं। वो रमेश के घर के पास पहुंचते हैं, रुक जाते हैं। शर्मा जी कहते हैं, अरे सुनती हो, ये तो बिल्कुल वैसी ही महक है जैसी माँ के हाथों के खाने से आती थी। एकदम देसी और शुद्ध। हाँ जी, कल भी ऐसी खुशबू आ रही थी। शीतल बता रही थी कि वो यहाँ आई थी और उसने खाना भी खाया था। कह रही थी कि राधा की बहू ने मिट्टी के बर्तनों में बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है। चलो एक बार मिलकर देखते हैं, शायद हमें भी थोड़ा स्वाद मिल जाए। शर्मा जी और उनकी पत्नी घर के अंदर आते हैं। वहाँ राधा चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही होती है। अरे रमेश भाई, क्या हो रहा है यहाँ? हम तो बाहर सड़क से जा रहे थे, पर इस खुशबू ने हमारे पैर रोक दिए। अरे शर्मा जी आइए, देखिए हमारी बहू मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है। भाई वाह, क्या बात है राधा बहू, तुम तो कमाल कर रही हो। वही चूल्हे की आंच और ये मिट्टी की हांडी देखकर ही भूख बढ़ गई। मेरा खाना बस तैयार हो गया, आप लोग बैठिए, मैं सभी के साथ आपको भी खाना परोस देती हूँ। राधा, हम अभी खाना खा कर आए हैं। क्या तुम हमारे लिए थोड़ा खाना पैक कर दोगी? हम इसे घर ले जाकर अपने बच्चों के साथ खाएंगे। अरे शर्मा जी, आप ऐसे पैक करवा कर ले जाएंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। आप यहीं बैठ कर खाइए ना।
अरे नहीं 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 भाभी जी, बुरा मानने की वाली कोई बात नहीं है। बस मन कर गया कि पूरा परिवार इस स्वाद को चखे। प्लीज मना मत कीजिएगा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी गरम गरम रोटियां और सब्जी पैक कर देती हूँ। शर्मा जी आप बस 2 मिनट रुकिए। राधा फटाफट खाना पैक करती है और शर्मा जी को दे देती है। वो बहुत खुश होकर वहां से निकलते हैं। उनके जाने के बाद प्रियंका जोर से हंसने लगती है और कहती है, लो भाई, अब तो चूल्हे के खाने की खुशबू पड़ोसियों के किचन तक पहुंचने लगी है। हमारी भाभी तो फेमस हो रही है। अब तो हमारा मोहल्ला चूल्हे की रसोई वाली बहू से खाना मांगकर खाने वाला मोहल्ला बनता जा रहा है। अरे सही कहा प्रियंका, पर बहुत ध्यान रखना कहीं ये कविता को पता न चल जाए। वो अभी तक आई नहीं है, इसका मतलब है कि उसे खबर नहीं मिली। पर जिस दिन उसे पता चलेगा वो बहुत गुस्सा करेगी। जी पापा, मैं ध्यान रखूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से घर में कोई परेशानी हो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा अब घर के कामों में पूरी तरह से ढल गई है। उसने गैस पर भी खाना बनाना सीख लिया है, लेकिन मोहल्ले वालों की फरमाइशें कम नहीं हो रही हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई पड़ोसी किसी न किसी बहाने से चूल्हे का खाना मांगने आ ही जाता है। राधा प्यार से सबको खिलाती है। एक दिन एक और पड़ोसन मोहिनी वो घर आती है। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता है। शारदा बहन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या हुआ बहन, आप इतनी परेशान क्यों हैं? शारदा बहन, मेरी बेटी को देखने के लिए उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। वो लोग गांव के बहुत बड़े पटेल हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने फोन पर कहा कि उनके परिवार को देसी अंदाज में खाना बहुत पसंद है। अब मुझे तो मिट्टी के चूल्हे का खाना बनाना आता नहीं। क्या तुम्हारी बहू मेरे उन मेहमानों के लिए खाना बना सकती है? अरे बहन, मैं अपनी बहू को बुला देती हूँ, तुम मुझसे खुद ही पूछ लो। ऐसा कहकर शारदा राधा को जवाब देती है। राधा बाहर आती है तो मोहिनी उसे सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर राधा कहती है, हाँ आंटी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। आप बस सामान भेज दीजिएगा, मैं यहाँ आपके लिए खाना तैयार कर दूंगी। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। ऐसा कहकर मोहिनी चली जाती है। घर जाकर वो खाना बनाने का सारा सामान राधा के पास भेज देती है। राधा फिर से चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू करती है। खाने में वो मटर पनीर, छोले तड़के वाली दाल, चावल और गर्मा गर्म रोटियां बनाती है। इस बार भी किरण और मीनल अपनी बालकनी से ये सब देखकर बातें करती हैं। देख रही हो मीनल, अब तो इसका रोज का नाटक बन गया है। कभी इसके लिए खाना, कभी उसके लिए। हमारी कॉलोनी है या कोई गांव का ढाबा? देखो कितना धुआं उड़ रहा है। हाँ किरण, अब बहुत हो गया। आज तो कॉलोनी की हेड कविता को फोन करना ही पड़ेगा। ये लोग हमारी कॉलोनी को गांव बनाने का प्लान कर रहे हैं। धूल और राख से हमारा जीना मुश्किल हो गया है। किरण वहीं खड़ी खड़ी अपना फोन निकालती है और कविता का नंबर डायल करती है और फिर कहती है, हेलो कविता, हाँ मैं किरण बोल रही हूँ। तुम्हें पता भी है कॉलोनी में क्या हो रहा है? रमेश जी के घर में रोज चूल्हा जलता है। पूरी कॉलोनी में धुआं और राख उड़ रहा है। इन्होंने तो यहाँ गांव बसा लिया। तुम हेड हो, कुछ करती क्यों नहीं? अच्छा ऐसी बात है। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं अभी आती हूँ और देखती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। मेरी कॉलोनी के नियम सबके लिए बराबर हैं। कविता फोन काटती है और गुस्से में रमेश जी के घर की तरफ चल देती है। उधर राधा पूरी तन्मयता से खाना बनाने में जुटी हुई है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि कोई तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। दोपहर में राधा आंगन में बैठकर पसीने से तरबतर खाना बना रही है। तभी कॉलोनी हेड कविता गुस्से में अंदर आती है और राधा को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखकर आवाज लगाती है, ये क्या तमाशा लगा रखा है रमेश जी? आप तो समझदार थे, फिर ये गांव वाला नाटक यहाँ शहर की पौष कॉलोनी में क्यों हो रहा है? कविता की कड़क आवाज सुनकर शारदा और रमेश घबराकर बाहर आते हैं। राधा भी हाथ में चिमटा लिए खड़ी हो जाती है। चूल्हे से निकलता धुआं कविता के चेहरे की तरफ जाता है, जिससे वो और भी चिढ़ जाती है और कहती है, छी, ये धुआं, ये राख, तुम लोगों को अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? ये कॉलोनी है, यहाँ हर चीज के नियम है। क्या तुम यहाँ प्रदूषण फैलाना चाहती हो? बंद करो ये सब अभी के अभी। कविता जी, वो दरअसल बात ये है कि मोहिनी जी के मेहमान आ रहे हैं और उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी। बस आज भर की बात है, फिर हम चूल्हा नहीं जलाएंगे। बस आज भर। शारदा, मुझे पता चला कि पिछले कई दिनों से यहाँ यही चल रहा है। कभी शर्मा जी के लिए, कभी किसी और के लिए। तुमने इस घर को घर नहीं बल्कि कॉलोनी का सार्वजनिक ढाबा बना दिया। देखो चारों तरफ कितनी राख उड़ रही है। अगर मेरी कॉलोनी की सफाई रेटिंग कम हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आंटी, बस खाना बन ही गया है, मैं अभी से हटा देती हूँ। मेरा इरादा किसी को परेशान करना नहीं था। बस सब लोग इतने प्यार से मांगते हैं तो मैं मना नहीं कर पाती। देखो बहू, तुम गांव से आई हो तो अपनी गंवार आदतें यहाँ मत थोपो। ये शहर है, यहाँ गैस और ओवन पर खाना बनता है। अगली बार अगर मुझे यहाँ धुआं दिखा तो मैं कमेटी से कहकर तुम लोगों पर भारी जुर्माना लगवा दूंगी, समझी तुम? कविता इतना कहकर गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है। वहीं अपनी बालकनी से देख रही किरण और मीनल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और अपने घरों के अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद सविता अपनी पोता बहू से कहती है, बड़ी आई हेड, शहर में रहने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी जड़ों को भूल जाए। मेरी पोता बहू ने क्या गलत किया? सबको प्यार से खिलाया ही तो है। माँ जी रहने दीजिए,
कविता का स्वभाव ऐसा ही है। बहू तुम परेशान मत हो, आज का काम खत्म कर लो, फिर देखते हैं क्या करना है। थोड़ी देर बाद मोहिनी आती है और राधा द्वारा बनाया गया खाना लेकर राधा के सिर पर हाथ रखकर बहुत सारी दुआएं देती है और कुछ पैसे देते हुए कहती है, बेटा तुम्हारी वजह से आज मेरी लाज बच गई, ये लो तुम्हारी मेहनत के लिए कुछ पैसे। नहीं आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं इस पूरी कॉलोनी की बहू हूँ, क्या कोई बहू अपनी सास से पैसे लेती है? आपने मुझे अपनी बेटी जैसा समझा, यही मेरे लिए बहुत है। भगवान तुम्हें सफल करे बेटा, तुम सच में बहुत गुणी हो। मोहिनी आशीर्वाद देकर चली जाती है। अगले 5-6 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता। राधा पूरी तरह से गैस पर खाना बनाने लगी है, लेकिन कॉलोनी के लोग अब उस स्वाद के आदी हो चुके थे। एक दिन सुबह सुबह एक और पड़ोसी मिस्टर खन्ना घर आते हैं और कहते हैं, रमेश भाई जरा बहू को बुलाइए ना, एक समस्या हो गई है जिसका समाधान केवल आपकी बहू के ही पास है। अरे हाँ हाँ मिस्टर खन्ना आप बैठिए, मैं राधा को अभी बुला देता हूँ। ऐसा कहकर रमेश मिस्टर खन्ना को बिठाते हैं और राधिका को आवाज देते हैं और राधिका आती है और कहती है, क्या हुआ अंकल, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा मेरी पत्नी लंबी बीमारी के बाद आज हॉस्पिटल से घर आई है। डॉक्टर ने उसे सादा खाना खाने को कहा है, पर उसका मन जरा भी ठीक नहीं है। वो बार बार कह रही है कि अगर उस दिन वाली बहू के हाथ की चूल्हे की रोटी मिल जाए तो शायद उसकी भूख खुल जाए। क्या तुम उसके लिए 2 रोटी बना दोगी? अंकल मैं बना तो दूंगी, पर कविता आंटी ने मना किया है। तभी शारदा वहां आती है और सारी बातें सुनकर कहती है, बहू किसी बीमार की इच्छा पूरी करना सबसे बड़ा पुण्य है। तू चूल्हा जलाकर मिसेस खन्ना के लिए खाना बना दे, मैं भी तेरी मदद करूंगी, हम जल्दी जल्दी बना लेंगे। ठीक है अंकल, तो थोड़ी देर में खाना बनाकर आपको दे देती हूँ, आप 1 घंटे बाद आकर खाना ले जाइए। राधा के ऐसा कहने पर मिस्टर खन्ना खुश होकर वहां से चले जाते हैं। राधा आंगन में आकर फिर चूल्हा जलाती है और मिस्टर खन्ना की पत्नी के लिए खाना बनाती है। थोड़ी देर बाद खन्ना आते हैं और खाना लेकर राधिका को ढेरों दुआएं देकर चले जाते हैं। अब तो हर दिन कोई ना कोई राधिका से चूल्हे का खाना बनवाता और इस तरह वो मोहल्ला चूल्हे की रसोई वाली बहू से रोज रोज खाना मांग कर खाने वाला मोहल्ला बन जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में राधा सब्जी बना रही होती है, तभी 3-4 औरतें एक साथ घर में आती हैं और कहती हैं, राधा आज तो हमने सुना है कि तुम भुट्टे का भरता बना रही हो, इसकी खुशबू तो गली के मोड़ तक आ रही है। हाँ आंटी, बस तैयार ही होने वाला है। बेटा बस हमें 2-2 रोटी और थोड़ा सा भरता दे दो, हमारे घर में तो आज किसी ने खाना नहीं बनाया, सब कह रहे हैं कि राधा के हाथ का ही खाना है। राधा मुस्कुराते हुए उन्हें रोटियां और भरता पन्नी में भरकर दे देती हैं और औरतें खुशी खुशी वहां से निकल जाती हैं। पूरे मोहल्ले में अब राधा एक स्टार बन चुकी थी। हर कोई उसे चूल्हे वाली बहू के नाम से जानने लगा था। एक दिन राधा और शारदा बाजार जाती हैं। वो मिट्टी के बर्तनों की एक दुकान पर रुकती हैं। तब बर्तन वाला उनसे कहता है, अरे आप तो वही हो ना जो उस बड़ी कॉलोनी में रहती हो और चूल्हे पर खाना बनाती हो। आपको कैसे पता चला? बहन जी आपकी बहुत चर्चा सुनी है। आपकी वजह से पिछले 1 हफ्ते में मेरे यहाँ से बहुत लोग मिट्टी के बर्तन और चूल्हे लेकर गए। सब कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरह खाना बनाएं, पर कोई भी वो स्वाद नहीं ला पा रहा। सब कहते हैं कि स्वाद तो आपके हाथ में ही है। देख बहू, तू तो बाजार में भी फेमस हो गई। बहन जी आज आप ये बर्तन मेरी तरफ से ले जाइए, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। बस एक कभी मौका मिले तो मुझे अपने हाथ का थोड़ा खाना खिला दीजिएगा। भैया पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे, मैं वादा करती हूँ कि कल आपके लिए खाना जरूर भेजूंगी। ऐसा कहकर राधा बर्तन वाले को पैसे दे देती है और मिट्टी के बर्तन खरीद कर अपनी सास के साथ घर की तरफ निकल पड़ती है। जब वो वापस आती है तो किरण और मीनल अपनी छत पर खड़ी होकर उन्हें देखकर बातें करती हैं। देखो मीनल, इसकी चाल देखो, कैसे रानी बनकर आ रही। पूरे मोहल्ले को इसने अपना दीवाना बना रखा, लोग इसके पीछे पागल हैं। सच कहूँ किरण, अब तो मुझे भी लगने लगा कि इसकी सासू माँ का तो जीवन धन्य हो गया ऐसी बहू पाकर। कितनी भोली है और कितनी मेहनत करती है। पूरा मोहल्ला इससे मांग कर खा रहा है और ये किसी को मना नहीं करती। तुम भी उसकी तारीफ कर रही हो? इधर राधा घर के अंदर जाती है। रात को देवेश अपने कमरे में राधा से कहता है, राधा मैं देख रहा हूँ कि तुम पूरे मोहल्ले का ख्याल रख रही हो, पर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक पति भी है? क्या तुम सारा समय मोहल्ले वालों को खाना खिलाने में ही दोगी या मुझे भी थोड़ा टाइम दोगी? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरा तो पूरा समय आपका ही है। बस वो लोग इतने प्यार से आते हैं तो बुरा लगता है मना करने में। अरे मैं मजाक कर रहा था, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा आराम भी करो। अरे कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है तो हम 2-3 दिन के लिए बाहर घूमने चलेंगे। सच में? कहाँ जाएंगे हम? हम शिमला जाएंगे। वहां की ठंडी वादियों में तुम्हें चूल्हे की गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा और खूब घुमाऊंगा।
अगले दिन दोनों शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं। शिमला की पहाड़ियों में घूमते हुए राधा बहुत खुश है। वो अलग अलग ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाती है। तभी एक मशहूर मॉल रोड पर उनका आमना सामना कविता से हो जाता है, जो अपने परिवार के साथ वहां छुट्टियां मनाने आई है। कविता उसे देखकर कहती है, अजय देवेश, तुम यहाँ, और ये तुम्हारी चूल्हे वाली बहू भी यहाँ? अरे नमस्ते आंटी जी, हम बस थोड़ा घूमने आए थे। अच्छा है, कम से कम यहाँ तो चूल्हा नहीं जला रही है ना। आंटी, मैं तो बस सबका ख्याल रखती हूँ। मेरा मन बहुत था कि आप भी कभी खाना चखें, पर आप तो हमेशा गुस्सा हो जाती हैं। देखो, मैं चूल्हे ऊल्हे का खाना नहीं खाती, मुझे हाइजीन पसंद है। आंटी, अभी तो मैं अपनी बीवी को इस चूल्हे चौके की दुनिया से बाहर निकाल कर लाया हूँ और आप फिर वही बातें शुरू कर रही हैं। चलिए अभी एंजॉय करते हैं, घर पर मिलते हैं। देवेश की बात सुनकर कविता मुंह सिकोड़ कर चली जाती है। देवेश और राधा अपनी ट्रिप एंजॉय करते हैं, लेकिन बीच बीच में राधा को कॉलोनी वालों के कॉल आते थे और वो उसे उनके लिए चूल्हे का खाना बनाने के लिए कहते थे। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जब वो वापस लौटते हैं तो रमेश जी उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, अरे बहू, तुम आ गई। बहुत अच्छा हुआ। तुम काफी थक गई होगी, लेकिन आज शाम को एक बहुत जरूरी फैमिली पार्टी है। हमारे एक पुराने फैमिली फ्रेंड हैं, उनके यहाँ फंक्शन है और हम सबको जाना है। कोई बात नहीं पापा, थकान तो है पर रिश्ते निभाना भी जरूरी है। मैं तैयार हो जाऊंगी। ऐसा कहकर राधा सबके लिए शिमला से लाए हुए गिफ्ट देती है। सभी लोग अपना अपना गिफ्ट लेकर बहुत खुश होते हैं। प्रियंका अपनी ड्रेस देखकर खुश होते हुए कहती है, भाभी, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। अरे, आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया और मेरे लिए 2 ड्रेस लाई हैं। भाभी, आज की पार्टी में आप मेरी ये ड्रेस पहनना, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं खुद आपको तैयार करूंगी। ऐसे ही शाम हो जाती है। प्रियंका राधा के कमरे में जाती है और उसे अपनी ड्रेस पहनाकर तैयार करती है। फिर वो खुद भी तैयार होती है। तभी देवेश अंदर आता है और राधा को देखकर कहता है, अरे वाह राधा, आज तो तुम पहचान में ही नहीं आ रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। राधा देवेश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं। वहां मोहल्ले के और भी लोग आए हुए थे। जैसे ही राधा अंदर कदम रखती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। तभी शीतल राधा के पास आती है और कहती है, राधा, तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे मोहल्ले के खाने का स्वाद ही चला गया। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने उस दिन मेरे लिए जो खाना बनाया था वो मेरी लाइफ का बेस्ट मील था। पार्टी में मौजूद कई लोग राधा के पास आकर उसे थैंक यू बोलते हैं। उसे एक स्टार जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। किरण और मीनल एक कोने में खड़ी होकर जल भुनकर बातें कर रही हैं। देखो तो जरा मीनल, आज तो ये कितनी सुंदर दिख रही है। इसकी ब्यूटी की भी तारीफ हो रही है। ये गांव की गवर्नर अब हमारे मोहल्ले की स्टार बन गई है। किरण, मुझे लगता है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। देखो ना, सब उसे कितना प्यार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म होती है और सब घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह रमेश राधा से कहता है, बहू, आज मेरा मन तुम्हारे हाथ की चूल्हे की रोटी खाने का कर रहा है। पापा, मैं अभी बनाती हूँ। राधा फिर से आंगन में जाती है और अपना चूल्हा जलाती है और एक बार फिर वो अपने चूल्हे पर खाना चढ़ाती है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है और साथ ही चूल्हे से उठता हुआ धुआं कुछ लोगों को परेशान करने लगता है। उधर किरण अपनी बालकनी से ये सब देखकर मीनल से कहती है, मीनल, देख रही हो तुम? अभी कल ही पार्टी में ये महारानी बनकर घूम रही थी और आज फिर वही धुआं, वही गंदगी। इन लोगों ने हमारी कॉलोनी की नाक कटवा कर रख दी। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं अभी कविता को फोन करती हूँ। किरण कविता को फोन लगाती है और कहती है, कविता आंटी, जल्दी से हमारी कॉलोनी में आ जाइए और देखिए कि रमेश जी के यहाँ फिर से चूल्हा जल रहा है और सारी कॉलोनी में धुआं और डस्ट फैल रही है। बस, अब बहुत हुआ। मैं अभी आ रही हूँ। आज तो ये चूल्हा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। ऐसा कहकर कविता फोन रखती है और अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे वही धुएं की महक आती है जो उसे अपनी पुरानी यादों की तरफ खींचती है। वो रमेश जी के घर में पहुंच जाती है। राधा उस वक्त मिट्टी की हांडी में दाल फ्राई कर रही थी। कविता कहती है, बंद करो ये सब। राधा, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? क्या तुम चाहती हो कि मैं पुलिस बुलाऊं? कविता की आवाज सुनकर शारदा और रमेश जी बाहर आते हैं। तभी प्रियंका भी अपने फोन के साथ बाहर आती है और कहती है, आंटी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? बस आज भर की बात है। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बनाया। बहाने बनाना बंद करो। मुझे ये राख और धुआं इस कॉलोनी में नहीं चाहिए। ठीक है आंटी, मैं मान जाऊंगी और आज के बाद कभी चूल्हा नहीं जलाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ, क्या शर्त है तुम्हारी? आंटी, शर्त बस इतनी सी है कि आज आपको मेरे हाथ का बनाए खाना खाना ही पड़ेगा। अगर आपको पसंद नहीं आए तो मैं खुद अपने हाथों से चूल्हा अभी इसी वक्त तोड़ दूंगी। कविता कुछ बोलने वाली होती है कि तभी उसकी नजर राधा के हाथ में मौजूद मिट्टी की थाली पर पड़ती है। उस थाली से उठती खुशबू अचानक कविता के दिल की किसी बंद खिड़की को खोल देती है। कविता मन ही मन सोचने लगती है, आज मेरी माँ की बरसी है। मेरी माँ भी ठीक ऐसे ही चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती और कहती है, ठीक है, लाओ।
वैसे भी आज मेरी माँ की बरसी है और उन्हें चूल्हे का खाना बहुत पसंद था। राधा मुस्कुराती है और बड़े ही आदर के साथ कविता को कुर्सी पर बिठाकर गरम गरम रोटी और दाल परोसती है। कविता जैसे ही पहला निवाला तोड़कर मुंह में डालती है, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। चूल्हे की सौंधी महक और मिट्टी के बर्तन का वो खास स्वाद सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। कविता के हाथ कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो कहती है, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ का स्वाद है। सालों हो गए ऐसा खाना खाए हुए। मेरी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही लहसुन का छौंका लगाती थी। राधा, तुमने तो मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। आंटी, चूल्हे का खाना सिर्फ स्वाद से नहीं बल्कि भावनाओं से भी जुड़ा होता है। मैंने ये भोग लगाने के लिए भी रखा था। आज आप अपनी माँ को भी इसमें से भोग लगाइएगा। कविता रोने लगती है और राधा को गले से लगा लेती है। अपनी बालकनी में खड़ी किरण और मीनल ये सब देखकर दंग रह जाती हैं। जो हेड अब तक चिल्ला रही थी वो आज राधा के सामने नतमस्तक थी। इधर कविता राधा से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपनी मर्यादा और शहर के दिखावे में इतनी खो गई थी कि असली स्वाद और प्यार को ही भूल गई थी। तुम सच में बहुत अच्छी हो। कविता राधा से बातें करके और खाना खाकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद घर के सभी लोग चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह राधिका सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, मैं अब घर में चूल्हा नहीं जलाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को भी परेशानी हो। तू सही कह रही है बेटा, कॉलोनी के रूल सबके लिए बराबर हैं। तू अब गैस पर ही खाना बनाना। सविता ऐसा कह ही रही थी कि तभी कविता आती है। उसके हाथ में कुछ कागजात हैं। वो राधा को बताती है, राधा, मैंने कॉलोनी के गेट के पास जो खाली प्लॉट है वहाँ तुम्हारे लिए एक जगह की परमिशन ले ली है। हम वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलेंगे जिसका नाम होगा घर जैसा खाना। रेस्टोरेंट? पर आंटी, मैं कैसे? तुम नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। वहाँ मिट्टी के चूल्हे होंगे, मिट्टी के बर्तन होंगे और तुम्हारी रसोई का वो जादू होगा और तुम खाना बनाकर बेचोगी। इस तरह तुम एक प्रोफेशनल वुमेन बन जाओगी। आंटी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल मंजूर है। घर में खुशियां छा जाती हैं। कुछ महीनों बाद घर जैसा खाना रेस्टोरेंट की ओपनिंग का दिन आता है। पूरे मोहल्ले को न्योता दिया जाता है। रेस्टोरेंट को बिल्कुल एक गांव के घर की तरह सजाया जाता है। रिबन काटने के लिए कविता आगे बढ़ती है और सब तालियां बजाते हैं। तब शर्मा जी कहते हैं, अरे भाई वाह, अब तो हमें रोज रोज मांगने की जरूरत नहीं पड़े। अब तो हमें आधिकारिक तौर पर राधा के हाथ का खाना मिलेगा। हमारी कॉलोनी तो अब इसी रेस्टोरेंट के नाम से फेमस होगी। तभी वहां किरण और मीनल भी आती हैं। उनके चेहरे पर अब जलन नहीं बल्कि शर्मिंदगी और प्रशंसा के भाव हैं। वो दोनों भी तालियां बजा रही थीं। तभी किरण मीनल से कहती है, देख रही हो मीनल, हम इसे गांव की गवार समझते थे और ये समझते थे कि इसे चूल्हे चौके के सिवा कुछ नहीं आता, लेकिन ये तो आज प्रोफेशनल वुमेन बन गई है और हम सबसे आगे निकल गई है। हाँ बहन, इसकी मेहनत और इसके साफ दिल ने आज सबको जीत लिया। मुझे तो लगता है अब हमें भी इससे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ताकि कम से कम अपने घर के खर्चों के लिए हम भी कुछ हुनर सीख सकें। इधर राधा अपने रेस्टोरेंट में रखी चूल्हे पर खाना चढ़ाती है और खाना बन जाने के बाद सबको बड़े प्यार से खाना खिलाती है। रेस्टोरेंट के बाहर लगा बोर्ड, चूल्हे की रसोई वाली बहू। पूरा मोहल्ला वो स्वाद का आनंद ले रहा है। राधा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है क्योंकि उसने अपनी सादगी और परंपरा से पूरे शहर का दिल जीत लिया था। तभी देवेश राधा को छेड़ते हुए कहता है, अरे क्यों राधा, अब तो खुश हो ना, पूरा मोहल्ला अब तुम्हारा मुरीद है। मैं तो तब भी खुश थी जब सिर्फ आप लोग खुश थे, पर आज सबकी खुशी देखकर मेरा मन भर आया है। कहानी का अंत सबके हंसते हुए चेहरों और मिट्टी की उस सौंधी खुशबू के साथ होता है जो अब सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे शहर की पहचान बन चुकी थी।